सुप्रभात विद्यार्थियों। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? तो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पढ़ा था ना। इस टॉपिक को हमने लिखा था और फिर हमने जाना था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपको याद हो तो ये 3 टाइप के थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने रेसिस्टर में भी 3 टाइप का हमने कॉम्बिनेशन जाना है और कैपेसिटर में भी 3 प्रकार का कॉम्बिनेशन जाना है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। तो उसी में से पहला स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या नाम है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चों ध्यान से देखें, ठीक यह उसी प्रकार है जिस प्रकार से हमारा प्रतिरोध अभी हमने खत्म किया है, और ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से हमने अभी क्या खत्म किया है प्रतिरोध से पहले कैपेसिटर में। सिमिलर ये भी है। देखिए तो क्या हमारा सेल कुछ ऐसा हुआ करता था, होता था ना। अच्छा, ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है, और ये क्या है? सेल का सिंबल है। आपने जाना होगा कि सेल को हम इससे सूचित करते हैं, बड़ी वाली रेखा पॉजिटिव को, छोटी वाली रेखा निगेटिव को सूचित करती है। ठीक है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। ये होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब समझते हैं कैसे मैं इसको जोड़ूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो याद करिए, सीरीज में प्रतिरोध कैसे जुड़ता था? ऐसे, याद है ना, ऐसे। निश्चित रूप से ये भी ऐसे ही जुड़ेगा, लेकिन सीरीज में एक खास बात होगी। क्या? ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर प्रतिरोध को मान रहा हूँ कि अंदर में है, इसको मैं नहीं बाहर नहीं लिख रहा हूँ, समझने के लिए बस ऐसा कर रहा हूँ मैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए तो माइनस वाला किससे जुड़ा है? प्लस वाले से। माइनस वाला किससे जुड़ा है? प्लस वाले से। इसको बोलेंगे हम सीरीज। और प्लस वाला यदि प्लस वाले से जुड़ा रहेगा तो हो जाएगा पैरेलल। ठीक है ना। तो मैं सीरीज में जोड़ा है मैंने, तो क्या कहूँगा कि यदि किसी सेल के धन ध्रुव को दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से क्रमशः जोड़ने से, मतलब बार बार ये चलता रहता है, 2 रहेगा तो 2 ही बार, 20 रहेगा 20 बार, 50 रहेगा 50 बार, इसी प्रकार से जुड़ा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो लिख डालिए। तो किसी सेल के धन ध्रुव को दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से क्रमशः जोड़ने से बनी व्यवस्था सेल का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। सेल का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई सेल है ना, समझना ध्यान से। सेल को सिर्फ ऐसे में बनाऊंगा, नो डाउट अच्छा है ये, लेकिन जब पूर्ण सेल को मैं बनाना चाहूँगा तो मुझे सेल के साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सेल के भीतर ही होता है। मतलब ये कोई बाहरी चीज़ नहीं है, ये सेल के भीतर में ही है कि भाई सेल के अंदर में ही आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो सेल का जो कंप्लीट नोटेशन होगा उसमें क्या आएगा? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r भी आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं अब। श्रेणी क्रम में संयोजित सेल के संयोजन से प्रवाहित धारा का व्यंजक प्राप्त करें। प्रवाहित धारा का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान से देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये ढेर सारा सेल है। जैसा कि मैंने कहा आपको कि यदि मुझे सेल का कंप्लीट नोटेशन बनाना होगा तो मैं इसके साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध भी बनाऊंगा। तो मैंने वही किया है, आंतरिक प्रतिरोध भी मेरे साथ है। सेल के थोड़ा सा नज़दीक प्रतिरोध रखिएगा ताकि पता चले कि किसका ये प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं जिसका प्रतिरोध है उसके नज़दीक बना रहा हूँ। फिर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ढेर सारा। ओके, बर करके फाइनली जो है फिर से प्लस माइनस और आंतरिक प्रतिरोध फिर से इस प्रकार से, और इस कॉम्बिनेशन को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया गया है। अभी हम पहला केस ले रहे हैं जब सभी सेल का EMF सेम है, मतलब जितने सेल है सबके EMF कितने हैं? E है, आइडेंटिकल सेल है। जिस प्रकार से आइडेंटिकल रेजिस्टर होता है ना, ठीक उसी प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? सबका सेम हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सबका EMF यदि सेम है तो सब सेल का जो है कैरेक्टर, सेल का सभी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा सेम होगा, सो दैट उसका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो गया? सेम हो गया, आइडेंटिकल हो गया। ठीक है,
कॉम्बिनेशन के दोनों सिरों को R बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया। हम जानते हैं धारा का प्रवाह धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होता है, तो मैंने वैसे ही बना दिया है, धारा बह रही है I। हमें इसी I की वैल्यू निकालनी है। बच्चों ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस प्रकार से मैंने सेल को जोड़ दिया। तो बताइए तो संयोजन का तुल्य EMF क्या होगा? ध्यान से बच्चों, संयोजन का तुल्य EMF क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ध्यान से बच्चों, ध्यान से देख के बताओ तो। ई इक्विवेलेंट उसको बोलेंगे, ठीक है? क्या हो जाएगा? देखो, पहला में E है, दूसरा में भी E है। आप जानते हो सब जुड़ रहा है। जैसे आपने ऐसे देखा भी होगा कि 1.5 वोल्ट की 3 बैटरी लगाते हो आप 3 सेल वाली टॉर्च में, तो ज़्यादा लाइट देता है ना। तो क्या हो रहा होगा, वो जुड़ रहा होगा जनरली। तो क्या लिखूँगा, कितनी बार? N बार E लिखूँगा मैं। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो, आप जानते हो सेल क्या क्रिएट करता है? विभवांतर। क्या क्रिएट करता है? विभवांतर। तो ये 5 वोल्ट का विभवांतर क्रिएट किया पहले सेल ने। इसके बाद दूसरा जुड़ा हुआ है, इसने भी 5 किया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। आई बात समझ में? मतलब ये क्रिएट कर रहा है क्या? विभवांतर। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया होगा पानी कैसे बहता है, तो विभवांतर की वजह से ही पानी बहता है। वो अंतर होता है उसके ऊंचाई का। तो पहले ने 5 का, दूसरे ने फिर से 5 का कर दिया, तो टोटल ऊंचाई कितना हो गया? 10 का हो गया ना। वही कुछ ऐसा चल रहा है। तो श्रेणी क्रम में जो है सबके सब जुड़ जाते हैं। क्या प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं? हाँ, प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। और 1.5 वोल्ट को आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे प्लस माइनस करके, तो 3 वोल्ट ही बनेगा। तो कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ पर लिखा कि ये हो गया संयोजन का तुल्य EMF लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से देखना बच्चों। तो क्या हो गया, ये E हो गया। अब ध्यान से, सब में E है, तो मैंने E कॉमन ले लिया, बच गया 1 प्लस डॉट 1। ठीक है भाई, या E बराबर, चलो 1 यदि 10 बार आता तो कितना होता आंसर? 10। 2 बार तो 2, 5 बार तो 5, तो N बार तो N, तो क्या हो जाएगा? NE। ठीक है, ये हो गया E इक्विवेलेंट। चलिए, अब बात करते हैं संयोजन के तुल्य प्रतिरोध की। अब सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध। बच्चों ध्यान से, भले ही सभी के सभी बीच में सेल भी आए हुए हैं, लेकिन सोचिए तो सारे के सारे क्या प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबको श्रेणी क्रम में देखूंगा। और श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, याद करो तो, श्रेणी क्रम में क्या होता है? सीधे प्रतिरोध जुड़ जाता है। तो मैं लिखूंगा R प्लस डॉट कितना बार? N बार R। यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा भाई? बोलो, R कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस डॉट N बार 1, तो हो गया कितना? फिर से NR। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि इस संयोजन का तुल्य EMF ये है और तुल्य प्रतिरोध ये है। बच्चों, इस डायग्राम को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ मैं। चलो, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को मैंने देख लिया कि क्या हो रहा है। उसका तुल्य प्रतिरोध पता है, तुल्य EMF पता है, तुल्य प्रतिरोध पता है। चलिए, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक बार और बनाता हूँ। ये हमारा सेल है जो कि तुल्य है, जो निकाले हैं हम नीचे। ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है और इसको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया गया है। बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये हो गया R इक्विवेलेंट, ये हो गया E इक्विवेलेंट और ये हो गया कैपिटल R। अब देख करके बताओ, क्या ये और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं? ऑफ कोर्स, दोनों किस में है? सीरीज में। देखो, इसके बाद ये जुड़ा हुआ है, किस में है? सीरीज में है। बहुत लोग पैरेलल भी सोच रहे होंगे, उनको ये वाला एग्जांपल याद दिलाना चाहूँगा मैं। ये पैरेलल नहीं है, सीरीज है। याद आया ये वाला? ये हमने क्वेश्चन किया है। ये कौन सा है? सीरीज है। क्योंकि देखो तो धारा का बहाव, जो यहाँ से धारा वही धारा यहाँ से, और सीरीज कॉम्बिनेशन का परिभाषा यही होता है जिसमें धारा तो समान हो लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न हो। ठीक है भाई? तो चलिए, किस क्रम में है वो? श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो मैं लिखूंगा ओम के नियम से ओम के नियम से क्या जानते हो? बोलो। I बराबर है ना, प्रवाहित धारा I बराबर V/R। यहाँ V का काम कौन करेगा? E। कौन करेगा? E। मैंने पिछले भी क्वेश्चंस में आपको कहा हुआ है कि जो V काम करता है वही काम यहाँ कौन करेगा? E करेगा। EMF दोनों सेम ही होता है। तो E
अब बट्टे आर, आर मतलब टोटल प्रतिरोध जो कि क्या है, तुल्य प्रतिरोध है ना। तो लिखूंगा मैं, देखो तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ क्या लिखोगे आप, इसलिए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है ना, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, तो छोटा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, इसका ये कितना है, एन आर है, तो लिखूंगा मैं एन आर और प्लस कैपिटल आर, ठीक है ना, एन आर प्लस कैपिटल आर। ये आर इक्विवेलेंट क्या है, एन आर है, और ये क्या है, कैपिटल आर है। ओके, यहाँ से देख रहे हो तो इक्विवेलेंट है एन ई और आर इक्विवेलेंट है एन आर, तो वही लिख दिया मैंने। तो यहाँ क्या लिखोगे, ई बाई ई नहीं बल्कि इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, है ना। चलिए ध्यान से, इक्विवेलेंट कितना है, एन ई बट्टे आर इक्विवेलेंट कितना है, तो एन आर प्लस आर, यही लिखोगे, एन आर प्लस कैपिटल आर, यही हो गई प्रवाहित धारा। हमें इस पर कुछ केसेस करने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, पहले इसको छापिए ताकि मैं मिटाऊंगा फिर बात करूंगा इस पर। चलिए यहाँ तक आ जाइए, तो आई बराबर ये हो गया, यहाँ तक आ जाइए। तो कैसे आइएगा, लिखिएगा, क्वेश्चन लिख रखा है आपने कि भाई श्रेणी क्रम में संयोजित सेल से प्रवाहित धारा का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। लिखिएगा, माना ई विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाले एन सेल को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में संयोजित करके बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ दिया गया है। ओके, चित्र को छापें, ये चित्र छापें, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। तो अच्छा, इस चित्र के बगल में ये भी लिख लीजिएगा, है ना, इसके चित्र के नीचे, यदि आप में जगह है उधर तो उधर, नहीं तो नीचे लिख लीजिएगा वो भी। तो यहाँ से लेकर के पहले देखो ये पूरा छापना, ठीक है, इसके तुरंत बाद ये छापना, और लास्ट में ये, सबसे लास्ट में ये छापना। देखो डब्बा बना दिया मैंने, ये सबसे लास्ट में छापना है, पहले ये, फिर इधर वाला, फिर लास्ट में ये। आ जाइए तो यहाँ पर आ गए, पॉज करके आ जाइए, और अब हम बात करेंगे आगे की। मैं ये डायग्राम रहने देता हूँ, इसका काम मिटा ही देता हूँ। देखो ध्यान से बच्चों, चलिए समझने का और प्रयास करते हैं क्या क्या बातें होने वाली हैं। अब सोचो, केस 1 कर रहा हूँ मैं, केस 1, सोचिए जरा ध्यान से कि यदि ऐसा कुछ हो जाए, यहाँ पर आई का फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या है, आई बराबर क्या है, मैं यहाँ पर बोल्ड में लिख देता हूँ, आई इक्वल्स टू है एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। ये हमारे आई का फॉर्मूला है, ठीक है, ये नीचे में आप भी लिख लीजिएगा। अब यहाँ से बात करते हैं केस 1 की। यदि ये जो एन आर है, सॉरी कैपिटल आर है, वो मच ग्रेटर देन है स्मॉल आर। कैपिटल आर जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे, स्मॉल आर से, मतलब बाहरी जो प्रतिरोध जो रहे हैं हम, वो आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा है। तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या हो जाएगा, आई बराबर एन ई अपॉन क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा है, नीचे में सिर्फ रहेगा आर, क्योंकि आप जानते हो हाथी के सामने में चीटी जोड़ दोगे तो हाथी के से वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही हो गया। क्या देखो तो एक सेल के कारण धारा कितनी बहती, ई बाई आर। भाई एक सेल होता तो धारा क्या बहती, ई बाई आर, लेकिन एन सेल है तो क्या बना चाहिए था, हम एन सेल क्यों लगाएंगे बताओ, हम ढेर सारे सेल को क्यों जोड़ेंगे, इसीलिए कि हमें ज़्यादा धारा मिले। आप बैटरी ज़्यादा सेल वाला टॉर्च क्यों लेते हो आप, ताकि ज़्यादा लाइट दे, वो जितना ज़्यादा धारा उतना ज़्यादा लाइट। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि हमने एन सेल जोड़ा है, तो क्या हो गया, धारा जो है वह एन इंटू ई बाई आर, जहाँ ई बाई आर क्या है, एक सेल के कारण बहने वाली धारा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर करेंट ड्यू टू, ध्यान से बच्चों, करेंट, नीचे लिख देता हूँ, जगह उधर का काम पड़ेगा, करेंट ड्यू टू
n सेल, है ना, और इसको बोलते हैं एडवांटेज। क्यों भाई? हमारा उद्देश्य ही यही था, ज़्यादा धारा मिले हमें। ज़्यादा सेल जोड़ने का क्या मतलब है? हमें धारा क्या हो, ज़्यादा मिले। हमें ज़्यादा धारा मिल गया। चलिए केस 2 करते हैं इसी का। केस 2 ध्यान से देखना बस। केस 2 सोचो, मैंने जो कहा है कि r इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r। अब मैं कहूँगा कि स्मॉल r इज, केस 2 यदि स्मॉल r इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R। अब देखिए क्या हो जाएगा। क्या इस केस में जब आप नीचे वाले को देखोगे तो ये बहुत बड़ा है इससे, और बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा में छोटा नंबर जोड़ने से बहुत बड़े नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं क्या लिखूंगा, I इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर, सॉरी एन आर प्लस कैपिटल आर। चूंकि ये बहुत बड़ा है तो ये टेंडिंग टू इसके कंपेरिजन में निग्लिजिबल, जीरो कर लेते हैं उसको। तो आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, एन ई बट्टा एन आर। एन ने एन को मार दिया तो क्या यहाँ आई आ गया ई बट्टा आर। और क्या ई बट्टा आर तो हमें तब भी मिलता जब केवल एक सेल लगाते, है ना। तो क्या हमारी यही उद्देश्य था कि हमने 1000 सेल लगा दिया लेकिन धारा वही मिला जो एक सेल से मिलता? ऐसा हमारा तो उद्देश्य कतई नहीं था। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ करेंट, जैसे लिखे ड्यू टू एन सेल, वहाँ लिखेंगे करेंट ड्यू टू सिंगल सेल, और इसको बोलेंगे डिसएडवांटेज। क्यों ऐसा लिख रहे हैं भाई हमारा कतई ये उद्देश्य नहीं था कि हम सेल तो n लगा दें, 1000 सेल लगा दें, लेकिन धारा हमें एक सेल वाला मिले, है ना भाई। तो चलिए दोनों केसेस को छाप लीजिए, दोनों केसेस को छाप लीजिए। छाप डाला, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं? चलिए ये जो हमने किया है ये क्या है? ये वह है, ये तब आया है आंसर, धारा का प्रवाह हमने निकाला है, ये तब आया है जब क्या, जब हमने सेल को आइडेंटिकल लिया था, मतलब सभी सेल का ईएमएफ सेम था। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ईएमएफ सेल ही हो, सेम ही हो, हम अलग अलग ईएमएफ वाला भी ढेर सारा सेल ले सकते हैं। तो वही करेंगे अब कि यदि सेल जो है अलग अलग हो, मतलब सेल का ईएमएफ भिन्न भिन्न हो तो क्या होगा। ठीक है, लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। विभिन्न ईएमएफ वाले विभिन्न विद्युत वाहक बल वाले जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ वाले विद्युत वाहक बल वाले सेल को यदि लगाते हैं, यदि विभिन्न विद्युत वाहक वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन का तुल्य ईएमएफ ज्ञात करें। बच्चों इसका स्पेशल केस क्या हो सकता है, आइडेंटिकल वाला, इसी का स्पेशल केस वो हो सकता है। क्यों हो सकता है, याद करिए हमने शुरू में जो प्रतिरोधकों का संयोजन पढ़ा था तो कब पढ़ा था कि वो श्रेणी क्रम में संयोजित है ना। तो उसके बाद हमने कहा था कि यदि सभी प्रतिरोधकों का प्रतिरोध क्या हो जाए, सभी प्रतिरोधकों का प्रतिरोध सिमिलर हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, दो समरूप हो जाए। तो इस केस में हमने तब करके हमने समरूप वाला किया था, मतलब सेम वाला किया था, और एनआर आंसर आया था। फिर मैं यहाँ पर उल्टा क्यों बता रहा हूँ, यही पहले क्यों नहीं बताया जो बाद में वो बताता। एक्चुअली ये आपके 12th में तो कभी नहीं पूछेगा, है ना, 12th के लिए नहीं है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, 12th में जितना होने वाला था वो हो गया, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यदि डिफरेंट सेल वाला हो तो क्या होगा, लेकिन मान लो क्या पता उसका दिमाग खराब हो जाए,
इस वजह से ही दिमाग ख़राब होने वाला है सबका। तो ये पूछ ले, उसके लिए हम कर रहे हैं। और वैसे भी हम तो पढ़ भी रहे हैं इसलिए भी कि हमारा जो है कंपटीशन वगैरह भी अच्छे से निकल जाए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यदि डिफरेंट ईएमएफ वाले हमने n सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो क्या होगा। चलो ध्यान से, चलो देखो ध्यान से। ऐसा हमने कर लिया है, मान लो 3 ही लेते हैं या 2, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं। इसको मैंने क्या कर दिया, संयोजन को बाहरी प्रतिरोध से ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, संयोजन का बाहरी सिरा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, आर बाह्य प्रतिरोध से, पूरा दोनों का दोनों सिरा। चलिए देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा है क्वेश्चन के शुरू में ही कि सभी का ईएमएफ अलग अलग है। तो मैं मान लेता हूँ इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका ईएमएफ E3। ठीक है भाई। अच्छा, ये वाला है R1, ये वाला है R2, ये वाला है R3। अच्छा चलिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई संयोजन इस प्रकार से संयोजित हो रखा है, सभी का सभी सेल जुड़ रखा है, हमें इसका तुल्य ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, तुल्य ईएमएफ। अच्छा, इससे धारा क्या बह रहा होगा, ध्यान से, ऐसे धारा बहेगा, ये सिंबल गलत है, ये ऐसे बहेगा। ठीक है भाई। चलिए, यहाँ से बहा आई धारा, ठीक है, और ये निकला इधर से आई। आप जानते हो धन से ऋण की तरफ आता है, तो ये भी है आई ही। चलिए, अब हमने क्या जाना है, क्या जाना है बताइए। मैं कह रहा हूँ कि इसके अबाउट सिर्फ इसने, किसने, E1 ने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया वो मान लेते हैं V1 है। E2 ने जो किया यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, V2 है। V1 है, V2 है। इसने जो किया वो क्या है, V3 है। अपना अपना तीनों ने क्रिएट किया, V1, V2 और V3। इसने किया V1, E1 ने क्या किया V1, E2 ने क्या किया V2 और E3 ने क्या किया V3। तो ध्यान से, हम जानते हैं इन दोनों में संबंध होता है, V और E में क्या होता है संबंध, बोलो बोलो, V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है ना, E माइनस आई आर। तो मैं V1 कह रहा हूँ, V1 कह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा V1 बराबर, ध्यान से बच्चों, V1 बराबर E1 माइनस, धारा तो श्रेणी क्रम में सेम बहेगा सब में, धारा तो सब में भाई श्रेणी क्रम से धारा तो सेम रहेगा, तो माइनस आई R1। क्या लिखूंगा यहाँ पर क्या लिखूंगा कि पोटेंशियल ड्यू टू, मतलब हिंदी में लिख देता हूँ, किसके कारण, E1 के कारण विभवांतर, E1 के कारण विभवांतर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार है ना। बोलिए V2 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, ऐसे ही लिखोगे E2 माइनस IR2। बच्चों एक बात मुझे बताओ, मैं I को क्यों नहीं बदल रहा हूँ, तो मैंने कहा हुआ है श्रेणी क्रम में क्या सेम रहता है, धारा, तो धारा सेम रहेगा, तो क्या लिखूंगा इतना, और ये इसको क्या लिखूंगा, E2 के कारण उत्पन्न विभवांतर। सिमिलरली ध्यान से, V3 ये क्या हो जाएगा बोलो, E3 माइनस IR3, बोलूँगा ना, यस, E3 के कारण उत्पन्न विभवांतर, ये हो गया हमारा, है ना बच्चों। अब जरा सोचो टोटल विभवांतर कितना होगा संयोजन के अक्रॉस, है ना। तो मैं लिखूंगा अब संयोजन के अक्रॉस कुल विभवांतर V नेट बराबर क्या बोलोगे, बोलो V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि विभवांतर एक अदिश राशि है, जब हमें कुल निकालना रहेगा तो सीधे सीधे सबको जोड़ देना है। चलिए, तो V नेट बराबर क्या हो जाएगा, जैसे V1 बराबर लिखो ऐसे, तो वैसे ही V नेट बराबर क्या हो जाएगा, वही नेट में लिखेंगे हम। तो मैं V नेट के लिए लिख रहा हूँ कि V बराबर हो जाएगा E माइनस आई आर, होता है ना V बराबर, देखो V बराबर E माइनस आई आर, तो मैं वही लिख रहा हूँ E माइनस आई आर, बस नेट है तो मैं नेट लिख रहा हूँ यहाँ पर, नेट नेट। ठीक है, बराबर V1 का मान रख दो, V1 का मान क्या है, E1 माइनस आई आर 1, E1
माइनस IR1 प्लस E2 V2 का मान, देखो V2 का मान E2 माइनस IR2, तो E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखते हैं। अच्छा नेट है ना, नेट को यहाँ पर इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इक्विवेलेंट, क्यों बोलेंगे, देखो यूज किया गया तुल्य EMF, तो मैं तुल्य शब्द के लिए, तुल्य को अंग्रेजी में EMF इक्विवेलेंट बोलते हैं, सो दैट मैं नेट लिखा हुआ था, जैसे हमने वहाँ पर भी यूज़ किया था लास्ट में इक्विवेलेंट, वैसे ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ध्यान से बच्चों, ध्यान से क्या लिखूंगा, सब ई को एक साथ लिख लो, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 है ना, और माइनस के साथ क्या लिखूंगा, माइनस सबसे कॉमन ले लो, देखो यहाँ से इससे तीनों को देखो, मैंने माइनस के साथ I कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ध्यान से, इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट बराबर, देखो क्या ये इसको देखकर कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, लगना पड़ेगा, लगाओ क्या लग रहा है, ये है जब हमने अलग अलग प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जब हम, तो उसका तुल्य प्रतिरोध तो यही होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ना, तो ये जो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, मैं इसको क्या कहूँगा IR इक्विवेलेंट। अच्छा अब बचा सिर्फ ये, कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ ये। अब सोचो इससे इसको कंपेयर करो, ध्यान से देखते हैं। अब यदि ये IR इक्विवेलेंट है तो ये क्या होगा, खुद से अकल लगाते हैं भाई, देखो ये यहाँ वही यहाँ, तो अब बचा सिर्फ यही ना, तो ये जो पूरा टर्म होगा वो क्या होगा, यही होगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बोलो इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट। ध्यान से मैं बस ये लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, ध्यान से चलो, ये मेरे कहने का क्या तात्पर्य, बस समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। यहाँ से हमारे अकल में एक बात घुसी कि ये जो है वो इक्विवेलेंट है और ये जो है सो R इक्विवेलेंट है, तो मैं इसको हूबहू ऐसा ही लिख दूंगा यहाँ पर, बस समझने के लिए था। क्या लिखूंगा कि ये यहाँ पर है E1 प्लस E2 प्लस E3, इसको डब्बे में लिखता हूँ, प्लस माइनस I और R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है भाई, यस। अब यहाँ से हमने समझ गए कि इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर, और R इक्विवेलेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। कैसे ही हमने जाना, कंपेयर करके, ये हमने लिख दिया था पहले। अब जरा सोचो, श्रेणी क्रम में जब हमने आइडेंटिकल को जोड़ा था तो क्या हुआ था, सब तो जुड़ ही गया था, वैसे ही ऐसे भी जुड़ जाएगा। यदि ये सोचो, ये छोटा वाला है ना 1 वोल्ट का, ये 3 वोल्ट का, जोड़ोगे तो कितना वोल्ट, 4 वोल्ट। अलग रहे या समान रहे, जोड़ेंगे तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा। सेल का EMF भी जुड़ जाएगा और प्रतिरोध तो पहले भी जुड़ रहा था, अभी भी जुड़ रहा है। बात समझ में आई है ना, ये जो है ये है और ये जो है सो ये है। क्लियर हो गया यहाँ से, ओके। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस प्रकार से, श्रेणी क्रम में जुड़े सेल का तुल्य EMF अलग अलग सेल के EMF के योगफल के बराबर होता है, और प्रतिरोध में तो हमने ये लिख ही रखा है। तो लिखिएगा, क्वेश्चन तो लिख ही चुके हैं यहाँ तक, EMF ज्ञात करे तक लिखिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। तो मैं क्वेश्चन के इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम बनाने में कोई आपत्ति ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, कोई दुख नहीं हो और कोई तकलीफ नहीं हो। चलो लिखें इसे, लिखिएगा माना E1, E2, E3 विद्युत वाहक बल वाले 3 सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है, को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया गया है। ठीक है, यदि परिपथ से प्रवाहित धारा I हो, यदि परिपथ से प्रवाहित धारा I हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, चित्र छापते हुए पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाओ, और यहाँ पर हम बातों को लिखेंगे। लिखिए, तो यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ जाओ।
आ गए? यस, इन दोनों को भी छाप लेना है। लास्ट में लिखना है इस प्रकार, लिखिए इस प्रकार, इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े सेल का तुल्य ईएमएफ अलग अलग सेल के ईएमएफ के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा था ये स्पेशल केस था, पीछे वाला जो किए थे उसका, वो जो है इसका स्पेशल केस है। मतलब पहले ये कायदे से होना चाहिए था, लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में चूंकि ये नहीं है इसीलिए वो अलग हो जाता है। मतलब वही सिर्फ पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है ना बच्चों? तो अब यहाँ से क्या कह सकते हो, यदि, ध्यान से देख लो, वही केस 1 है ना, केस 1, केस 1, यदि सेल का ईएमएफ समरूप हो, सेल का ईएमएफ समरूप हो, मतलब सबका सेम हो, तो इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे बोलो? तो E प्लस E, ठीक है, लिखोगे ना, जितना रहेगा उतना बार। और यहीं से क्या आ जाएगा, 3 था, 3 बार n है मान लो। यदि n सेल का ईएमएफ समरूप हो, n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो, ठीक है, क्या लिखोगे? E1, E2, E3, अभी हमने नहीं किया है, वो क्या नहीं किया है, समरूप वाली बात नहीं की है, तो इक्विवेलेंट यही हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस जितना रहेगा उतना बार। और वही अब यदि केस 2, यदि क्या हो, यदि समरूप सेल, यदि n समरूप सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, ध्यान से बच्चों, क्या लिखोगे अब? तो क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट बराबर क्या, E प्लस डॉट 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 n बार E, यहाँ E n नहीं होगा, E ही होगा, मैं E कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस डॉट 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 सिर्फ 1, तो यहाँ से हो जाएगा, ये जितना बार रहेगा उतना ही हो जाता है, तो n E क्या किसकी वैल्यू है? इक्विवेलेंट की। यही बात हमने पहले प्रूव कर ली हुई है, ये यहाँ से निकला। ठीक है, और आगे इस पर केस बढ़ाएंगे हम। R के बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, इसको तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, सिर्फ E के बारे में। तो छाप लीजिए, ये भी E वाली बात को छाप लीजिए, दोनों की दोनों बातों को, कि यदि यही 3 था तो ऐसा, यदि n रहेगा तो ऐसे चलेगा, यदि वही सेम रहेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ यहाँ पर। अब सोचो, अब दिमाग मान लो जो जोड़ने वाला सेल को है उसका दिमाग ख़राब हो जाए, क्या हो जाए? दिमाग ख़राब हो सकता है ना? अरे हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, दिमाग की तो बात है। ख़राब हो गया दिमाग, उसने उल्टा जोड़ दिया। मतलब ध्यान से देखो, सेल जुड़ता है ऐसे, ऐसे जुड़ता है, मैंने कहा ना, माइनस को प्लस से, फिर माइनस को प्लस से ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ऐसे जुड़ा हुआ है। अब उसका दिमाग ख़राब हो जाए मान लो, और उसने क्या कर दिया, उल्टा जोड़ दिया, मतलब ऐसा और 2 को ऐसा जोड़ दिया, ऐसा कर दिया, मतलब ध्रुवता पलट करके जोड़ दिया 2 ठो, और 2 वैसे ही था, दिमाग ख़राब हो गया उसका। अब क्या होगा? अब तुल्य ईएमएफ क्या होगा? तो यदि सेल की ध्रुवता बदल दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उसके तुल्य ईएमएफ पर? पूरा यहाँ तक आओ, फिर हम उस पर केस 3 की बात करेंगे। पहले यहाँ तक आ जाओ, आ गए? यहाँ तक आ गए? चलो, केस 2 हो गया था ना, 3 केस होगा, तीसरा केस देखो ध्यान से। अब सोच लो कि एक पुल है, उस पुल पर दोनों तरफ से आदमी जा रहे हैं, है ना, पुल है, उस पर दोनों तरफ से, इधर से भी आदमी जा रहे हैं कुछ, उधर से भी कुछ आदमी आ रहे हैं। अब सोचो क्या हो गया, ध्रुवता पलटने का क्या मतलब है? यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी प्लस से माइनस की तरफ धारा बह रहा है, देखो ऐसे ही धारा बह रहा है, ऐसे ही धारा बह रहा है, देख रहे हो ना, धारा का प्रवाह एक ही दिशा में है, तो सब धाराएं एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, है ना, तो धारा का परिमाण टोटल बढ़ गया होगा। लेकिन जब ध्रुवता पलटी जाएगी तो कुछ धारा तो इधर बहना चाह रहा है, कुछ उधर बहना चाह रहा है,
यदि आप इलेक्ट्रॉन का ही बहाव समझने का प्रयास करो, इलेक्ट्रॉन के बहाव से ही, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो एक दिशा में जा रहे हैं और उल्टा ध्रुवता होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा में जाना चाहेंगे। समझ रहे बातों को? तो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा कि मैंने कहा आपको कि कुछ लोग जो है एक दिशा में एक पुल पर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर से आ रहे हैं और उसी दिशा में जा रहे हैं। मान लो उधर से 10 लोग आ रहे हैं, समझना बढ़िया से, इस दिशा से 10 लोग आ रहे हैं और इधर से 1 लोग जा रहे हैं, केवल 1 जा रहा है। उधर से 10, इधर से 1। अब क्या हो गया, ये 1 जा रहा है, इस 1 को, इसका 1 का काम क्या है, मैं उधर जाना चाह रहा हूँ तो भाई मेरे साथ सब चले। उधर से 10 आ रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, मैं इधर जाना चाह रहा हूँ तो मेरे साथ सब चले। तो क्या करेंगे, इस 1 को 1 लोग जो है सो पकड़ लेगा, पकड़ लिया, ये अपना न्यूट्रल हो गया, ये भी और उसके साथ वो भी न्यूट्रल हो गया। कौन, जो मेरे को पकड़ा, और जो मैं इधर जा रहा था वो मैं भी। बाकी कितने बच गए अब उधर से जाने वाले, 9 ठो। भाई 10 ठो थे उधर से, 1 इधर से, टोटल कितने सेल थे, कितने प्राणी थे, 11। एक जो उधर दिशा, उल्टा दिशा में जा रहा था, उसको एक उधर से 10 में से आने वाले ने रोक लिया, तो 2 खर्च हो गए, बचा कितना, 9। मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि जितना सेल पलटी मार के लगाओगे उतना सेल और बर्बाद हो जाएगा सीधा में से, उसको न्यूट्रलाइज करने में। जैसे देखो यहाँ पर कितना सेल लगा हुआ है, 4 सेल है ना, तुल्य EMF, 2 उल्टा है 2 सीधा है, जितना जोर से इधर जाना चाहेगा उतना ही जोर से इधर, दोनों बात कर खत्म, 0। इसमें देखो, इसमें यदि मैंने 1 सेल लगा दिया, ध्यान से देखना, उल्टा करके 1 सेल लगा दिया, अब क्या होगा, टोटल सेल कितने हैं, 5, 1 सेल उल्टा है, इस 1 सेल को सही करने में 1 सेल खर्च हो जाएगा, तो टोटल कितने सेल खर्च हुए, 2। कितने, देखो मान लो ये E है, ये E है, ये E है, ये E है, सभी के सभी E लगे हुए हैं। अब क्या होगा, मैंने कहा कि ये सीधा जुड़ा है, ये उल्टा जुड़ा है, तो इस दोनों को न्यूट्रलाइज करने में ये दोनों खर्च हो जाएंगे, तो टोटल इफेक्टिव EMF कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों ने इस दिशा में बहाया, इस दोनों ने इस दिशा में बहाया, टोटल कितना हो गया, 0। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, एक जनरलाइज फॉर्म कह रहा हूँ कि यदि N सेल के संयोजन में से M सेल की ध्रुवता पलट दी जाए, क्या कर दी जाए, पलट दी जाए, ध्रुवता ही बदल दिया जाए, तो बताइए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य EMF कितना होगा। तो क्या लिखोगे, समझना, 2 गुना खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, 2 गुना। यदि E वाला है, प्रत्येक का EMF कितना है, E है, और उसमें से N जुड़ा हो, उसमें से M वाले को पलट दिया गया, तो तुल्य क्या हो जाएगा, तो 2 गुना खर्च हो जाएगा। मान लो N जुड़ा हुआ है तो टोटल होता है NE, अभी तक जो हम जाने हैं, उसमें से कहा गया है कि कितना खर्च हो रहा है, 2 गुना खर्च हो रहा है। मैंने M पलट दिया है तो उसका 2 गुना, यानी कि 2ME खर्च हो जाएगा ना। अब सोचो, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, E कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया, N - 2M इंटू E, ये हो गया हमारा E इफेक्टिव। ठीक है, तो लिखिए, तो ये लिखिएगा नीचे में, केस 3 लिखिएगा, यदि N समरूप सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर, यदि N समरूप सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर M सेल की ध्रुवता पलट दी जाए, तो संयोजन का प्रभावी EMF E इफेक्टिव इक्वल्स टू N - 2M इंटू E। ठीक है, N - 2M इंटू E। चलिए इस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। लिखिएगा ये फॉर्मूला, इसी पर लिखिएगा क्वेश्चन, तो लिखिए 1.5 वोल्ट के, क्वेश्चन लिखिए 1.5 वोल्ट के 1.5 वोल्ट के 10 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 10 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के 2 सेल की ध्रुवता बदल दी जाए, यदि संयोजन के 2 सेल की ध्रुवता बदल दी जाए, तो संयोजन का प्रभावी EMF ज्ञात करें, तो संयोजन का प्रभावी EMF ज्ञात करें। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे पास 10 सेल है, पहले समझ लेते हैं, पहला क्वेश्चन है तो पहले समझ लेते हैं। जो देखो 10 सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल है। मैंने क्या कहा, इसमें से 2 सेल की ध्रुवता बदल दी गई है। चलो 2 सेल की ध्रुवता बदल देते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव और इधर वाला निगेटिव।
ये पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव। चलो देखते हैं, क्या इन दोनों का काम है उल्टी दिशा में धारा बहाना? इन दोनों के धारा के बहाव को रोकने के लिए 2 सेल हमारा कुर्बान हो गया। अब देखो तो हमारे पास कितने सेल बच गए, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6। अब ये काम ना करें, इसके बजाय हम एक शॉर्टकट लगा दें ताकि हमारा आंसर आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम ये वाला फंडा लगाएंगे, ये वाला। अभी भी हम कर सकते हैं कि भाई अब हम मान लेंगे कि ये चारों खत्म हो गए, ये चारों है ही नहीं, ऐसा मान लेंगे हम। कितने बचे, 6। तो क्या जानते हो, सेल यदि श्रेणी क्रम में हो तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, एन। हमारे पास टोटल 6 ही बचे हुए हैं, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट बराबर 6 इंटू ई का वैल्यू जितना भी रहेगा उतना, 1.5 वोल्ट का मैंने कहा है तो 9 वोल्ट हो गया। और इससे भी कर सकते हो बिना उतना किए हुए, सीधे सीधे लिखोगे इफेक्टिव इक्वल्स टू n-2m इंटू ई है, ई की वैल्यू कितनी है, 1.5 वोल्ट। अच्छा, n है टोटल नंबर ऑफ सेल, कितना है, जो कि 10 -2, और m की वैल्यू है जितना पलट दिया गया, पलटा कितना गया है बोल तो, कितना, 2 ठो, तो इतना इंटू 1.5 कितना हो गया, देखो 10 में से 4 घट गया, 6 इंटू 1.5 हो गया कितना, 9 वोल्ट। देख लो सेम आ रहा है, तो ये आप छाप सकते हो, यहाँ से छाप लीजिए। अब एक आपको काम बता रहा हूँ मैं, घर पर भी आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि मान लो 2 सेल वाले हमारे पास टॉर्च है, 2 सेल वाला टॉर्च है, 1.5 वोल्ट का 2 सेल लगा हुआ है। देखो कुछ ऐसे, आपने देखा होगा कि आपने यदि इसको इस प्रकार से जोड़ा, देखो ऐसे जोड़ दिया, ये भी 1.5 वोल्ट, ये भी है 1.5 वोल्ट, जोड़ दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि यदि ऐसा जोड़ दो और मैं आपसे पूछूं कि बताइए बल्ब कितने, बल्ब में टोटल जो हमारा सेल है उसके बल्ब पर टोटल ईएमएफ कितना इफेक्टिव होगा, तो कितना कहोगे, 1.5 और 1.5 श्रेणी में है तो 3 वोल्ट के ईएमएफ के कारण वो बल्ब जल रहा होगा। ओके, अब मैं इसकी ध्रुवता पलटता हूँ, पलट दिया। अब देखो ऐसा है, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, ये देखो। अब मैं कह रहा हूँ ऐसा यदि आपने जोड़ दिया और बल्ब देखना जला करके, बिल्कुल भी नहीं जलेगा, ट्राई करके देख सकते हो, जलेगा ही नहीं। क्यों नहीं जलेगा, एक का काम है इधर से इधर की तरफ धारा बहाना, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, धारा इधर से इधर बहाना चाह रहा होगा ये, और ये उतना ही इधर से इधर, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, नेट धारा कितना बहा, 0। और जब धारा नहीं बहा तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है ना। दोनों बैटरी उसी समय डिस्चार्ज हो रहे होंगे, निश्चित रूप से डिस्चार्ज होकर के कुछ देर के बाद क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे कंप्लीटली। इसका कभी ये मतलब नहीं उल्टा जोड़ दिया आपने, इसका मतलब है कि हमारा बैटरी काम कर रहा होगा, मतलब रुका हुआ होगा, वो डिस्चार्ज मोड में नहीं होगा, ख़त्म नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लगा के छोड़ दोगे उतना ही बैटरी लॉस होगा जितना जलता तो होता, ठीक है। अब मैं एक और दूसरा सिचुएशन दे रहा हूँ, इसमें तो बल्ब नहीं जलेगा, आपका बल्ब नहीं जलेगा। मैं दूसरा सिचुएशन दे रहा हूँ कि 3 सेल वाला सेल है हमारे पास, 3 सेल वाला हमारे पास टॉर्च है, उसके बारे में सोचते हैं। ये भी है 1.5 वोल्ट का, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसमें से एक को पलट दो, इसमें से एक को पलट दो, तो 2 तो वैसा ही बनाऊंगा मैं, ऐसा ही बना दिया, एक दूसरा भी वैसा ही बना दिया, तीसरे को मैंने पलट दिया, ठीक है। एक को ही पलटना है, सीधा जोड़ना है, उल्टा नहीं जोड़ना है, वरना ये पूरा का पूरा फंडा ही खराब हो जाएगा। सीधा जोड़ना है और एक को पलट देना है, ठीक है। अब देखोगे आपका बल्ब जल रहा होगा लेकिन कम वोल्टेज से जल रहा होगा, क्योंकि एक उल्टा को सीधा करने में एक खर्च हो गया, बचा सिर्फ एक, मतलब अब जो आपका बल्ब जल रहा होगा केवल 1 वोल्ट, 1 बैटरी के कारण जल रहा होगा। आप घर पर ट्राई कर सकते हो, ऐसा होगा, एक को पलटना, बिल्कुल बल्ब जलेगा, लेकिन उसका क्या होगा, इन्फ्लुएंस बहुत कम होगा, उसका इंटेंसिटी बहुत कम होगा उसके लाइट का। समझ में आई बात। तो एक और क्वेश्चन लिखिए अपने लिए, लिखिए 3 सेल वाले टॉर्च के एक सेल की ध्रुवता बदल दी गई है, एक सेल की ध्रुवता बदल दी गई है, ठीक है। सेल का संयोजन का प्रभावी ईएमएफ ज्ञात करें, संयोजन का प्रभावी ईएमएफ ज्ञात करें। हो गया, कर लो इसे। एक और क्वेश्चन लिख लो, ये भी एचडब्ल्यू में है, आंसर एक ही क्या आएगा, ठीक है। चलिए एक और लिखिएगा, 2 सेल वाले टॉर्च के एक सेल की ध्रुवता बदल दी गई है, संयोजन का प्रभावी ईएमएफ ज्ञात करें, संयोजन का प्रभावी ईएमएफ ज्ञात करें। 2 सेल वाला है, एक को पलट दो, दोनों मर गया होगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ, लिखिएगा। लिखिए 5 वोल्ट वाले 10 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 5 सेल वाले 10 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि 4 सेल की ध्रुवता बदल दी जाए तो संयोजन का प्रभावी ईएमएफ ज्ञात करें। यदि 4 सेल की ध्रुवता बदल दी जाए तो संयोजन का प्रभावी ईएमएफ ज्ञात करें। देखो ई इफेक्टिव बराबर क्या होता है, n-2m इंटू ई होता है, ठीक है। n की वैल्यू कितना है, 10 सेल था 10, माइनस m की वैल्यू क्या कहा गया है, 4 सेल की ध्रुवता बदल दी गई है तो 4 इंटू 2, और e की वैल्यू कितनी है 5, हो गया 10 माइनस 4 दूनी का 8 इंटू 5 कितना हो गया, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया कितना हो गया 2 इंटू 5, 5 दूनी का 10 और वोल्ट, ठीक है। यानी कि हमारा जो है कम्बिनेशन 10 वोल्ट की तरह बिहेव करेगा। ये सॉल्यूशन भी छाप लीजिए। और एक और सिमिलर दे रहा हूँ मैं, लिखिए तो 2 वोल्ट वाले, क्वेश्चन लिखिए अगला, लास्ट क्वेश्चन आज की कक्षा का। 2 वोल्ट वाले 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। लिखिएगा यदि 3 सेल की ध्रुवता बदल दी जाए तो संयोजन का प्रभावी ईएमएफ ज्ञात करें। तो संयोजन का प्रभावी ईएमएफ ज्ञात करें, ठीक है। फिर से सॉल्यूशन करते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला है ई इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या है, n-2m इंटू ई है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कहा है कि कितना है सेल, कितना है 6 है, और उसमें से कहा गया है कि उसमें से 3 की ध्रुवता बदल दी गई है। अब सोचो 6 टोटल है, उसमें से 3 को बदल दिया गया तो 2 इंटू 3 और जो भी ई है जो कि 2 है, देख रहे हो, तो 6 में से 6 घट गया, 0 इंटू 2 यानी कितना हो गया 0। और आप ये जानते भी हो पहले से भी कि ये 0 होने ही वाला था, क्योंकि 2 सेल वाले टॉर्च में देखा था आपने, 1 सेल की ध्रुवता पलटी थी तो बल्ब नहीं जला था, है ना। तो इसी से हमने समझा कि आधा को बदलोगे, आधा वाला उसको ख़त्म करेगा, निपट जाएगा, तो टोटल इफेक्टिव जो ईएमएफ होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं डिफरेंट वाला ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, ऐसा करने में एक बात सोचो तो रेजिस्टेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है। मान लो पलट रहा हूँ ध्रुवता, समझो क्या रेजिस्टेंस भी घटेगा, जैसे पलटने के बाद ईएमएफ तो घटा, क्या उसका आंतरिक प्रतिरोध भी घटेगा। सोचो, ये है R1, ये है R2, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ध्रुवता बदल दिया, या एक और लगा लो, ये R3, ये R3 है, ये पॉइंट ए है, ए भी छोड़ो। अब मैं कह रहा हूँ कि बताइए यदि ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, और मैं कह रहा हूँ कि बताइए मैंने यदि एक सेल की ध्रुवता बदल दी, एक सेल की ध्रुवता बदल दी, तो बताइए ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं इफेक्टिव ईएमएफ जो है इसका इतना ही वाला और इसमें से खर्च करेगा, वो तो समझ में आ रहा है हमको। मैं कह रहा हूँ कि बताइए कि इसका प्रतिरोध भी क्या घट जाएगा, क्या इसका प्रतिरोध भी घटेगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। घटेगा तो क्या ध्रुवता बदलो या सीधा करो, कुछ भी करो, प्रतिरोध का क्या काम है, तुम धारा जिधर भी बहाओगे वो उसका अपोज करेगा। याद करिए 11th में घर्षण था, वही घर्षण जो ऊपर चढ़ने में नीचे की ओर लग रहा था, वही नीचे खींचने में किधर लग रहा था, ऊपर की ओर। उसका क्या काम है, बस उसका क्या काम है, बस अपोज करना, अपोज करना, है ना। मतलब जैसे नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो रायता फैलाने उनका काम है, आप जो करोगे उसका अपोज ही करेंगे, वो सीधा करोगे सही काम करोगे तब भी अपोज करेंगे, गलत करोगे तब भी अपोज करेंगे। वही है रजिस्टर का काम, इसका काम ही है अपोज करना। आप जो काम करोगे उसमें अपोज। तो मैं ध्रुवता बदलूंगा भी तो इसका ये नहीं हो जाएगा, ये भी घट जाएगा, ये फिर भी जुड़ेगा ही। मतलब यदि मैं 2 सेल की बात कर लूँ और बोलूँ कि बताइए इसका ईएमएफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 ऐसे में होता है ना, और R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 ये होता है। मैंने ध्रुवता बदली, ध्यान से देखना, ध्रुवता मैंने बदली, मतलब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और हमारा ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ है।
इस केस में देखो, यदि ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है ना। अब मैं बोलूँगा कि इक्विवेलेंट क्या होगा, तो लिखोगे E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि भाई ध्रुवता हमने पलट लिया है, जो बड़ा होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। लेकिन R इक्विवेलेंट विल बी सेम, और वो R1 प्लस R2 ही होगा। समझ में आई बात? यस। तो नोट करके इस बात को अब दोनों लिखना ज़रूरी है। क्यों दोनों लिखना ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता चले सीधा रहेगा तभी ये जुड़ रहा था, ये भी जुड़ रहा था। उल्टा होगा तो ये घट जाएगा, लेकिन ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा। प्रतिरोध का काम है हमेशा अपोज करना, चाहे धारा किसी भी दिशा में बहे। तो नोट करके लिखिएगा। लिखिए, ध्रुवता बदल देने पर, लिखिए ध्रुवता बदल देने पर सेल का ईएमएफ प्रभावी प्रतिरोध में से घट जाता है, परंतु प्रभावी ईएमएफ में से घट जाता है, प्रतिरोध नहीं, प्रभावी ईएमएफ में से घट जाता है, परंतु आंतरिक प्रतिरोध सदैव जुड़ता ही है। आंतरिक प्रतिरोध सदैव जुड़ता ही है। ठीक है, एग्जाम्पल करके ये डायग्राम छाप लीजिए। ठीक है, छाप लिया? ओके, एक बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उसको कर लीजिएगा। देखो, चार सेल है, 2-2 वोल्ट का सब है, और सभी का आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम। इस संयोजन को 2 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। ठीक है, 2 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन है, लिखिएगा, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 4 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर संयोजन के दोनों सिरों को 2 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट, संयोजन का तुल्य ईएमएफ ज्ञात करें। जितना अभी तक पढ़े हो सारा का सारा इसमें यूज होगा, समझ करके बनाना। संयोजन का तुल्य ईएमएफ ज्ञात करें। सेम है, आंसर तो नहीं हो जाएगा। अगला लिखिएगा, संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। मतलब सिर्फ बैटरी वाला निकालना होगा, ठीक है ना। संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। नेक्स्ट, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मजा आएगा। अगला लिखिएगा, परिपथ से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। परिपथ से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। और सबसे अच्छा इसका क्वेश्चन ये है जिसमें सब लोग गलती करने की पूरी संभावना है सबके द्वारा। लिखिएगा, यदि अगला पार्ट है, एक सेल की ध्रुवता बदल दी जाए, इस कॉम्बिनेशन के एक सेल की ध्रुवता बदल दी जाए, यदि एक सेल की ध्रुवता बदल दी जाए तो परिपथ से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। तो परिपथ से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। इसमें सब लोग गलती करेंगे, मैं हिंट कर देता हूँ कैसे करना है। एक को बदलोगे, ईएमएफ वाला तो घट जाएगा, एक को मार देगा। एक को जैसे ही बदलोगे, एक ने एक को मार दिया, ये दोनों गायब, सिर्फ 2 ही बचेंगे, लेकिन प्रतिरोध सब जुड़ेगा, प्रतिरोध वही रह जाएगा। यही बात आप याद रखिएगा और क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।